सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और विधि जैन का प्यार भरा नमस्कार। तो मंदाकिनी जी, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है, पर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। परेशान है? हाँ। चलिए, हम आपकी परेशानी की बात करना चाहते हैं। हो क्या गया है जो आपको परेशानी है? अरे विधि, आज ना मैं लंच लाना भूल गई हूँ और पता है मुझे इतनी तेज भूख लगी और ये कार्यक्रम भी देने आ गई हूँ। अब बताओ, तुम्हारी नाम तो विधि है, किस विधि से क्या खाना बनाऊं समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। अरे कोई बात नहीं है मंदाकिनी जी, मैं टिफिन लेके आई हूँ और उसमें से हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, ऐसा? हाँ। टिफिन लाई हो क्या? हाँ, लाई हूँ। लेकिन दिखा नहीं तुम्हारा टिफिन। वो मैं स्टूडियो में रख के बैठी थी, किसी को नहीं दिखाती। देखा। अच्छा, ये बताओ क्या लाई हो अपने टिफिन में? एक तो टिफिन खाना भी है, ऊपर से पता भी करना है क्या लाई। वैरायटी चाहिए आपको। भाई देखिए, खाना तो अच्छा ही लगता है ना, खाने का जो शौकीन होता है। तो आपके टिफिन का इंतजाम इस प्रोग्राम के बाद हम आपका जरूर कर देंगे। लेकिन उसके पहले मंदाकिनी जी, हम बता दें कि आज किन विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कितनी दयालु हैं विधि। बस पैदाइशी हूँ। तो अब बताइए कि आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज विश्व दयालुता दिवस पे हम बात करेंगे, जिस दयालुता के बारे में आप बात कर रही थी। तभी आप दयालुता दिखा रही थी आज मुझे। हाँ, वो आज का दिन है, दिखाना चाहिए, इसलिए मैं दिखा रही थी। और एक टॉपिक तो आप बहुत अच्छा लाई हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अरे मम्मियाँ ज्यादा टेंशन में है। अरे क्या बताएं, परीक्षा का नाम सुनते ही जो है ना, आज भी घबराहट होने लगती है। वो गाना है, धक धक करने लगा, शुरू हो जाता है। और आज पर्यटन में हम चलेंगे जबलपुर। वाह, माँ नर्मदा के किनारे। बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और जीवन साथी का चुनाव अगर अच्छा हो जाए ना विधि, तो फिर ये जो पर्यटन के मजे हैं ना, वो दोगुने हो जाते हैं। सही बात है, और जीवन के भी। तो इसलिए आज का सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहेंगे कि जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, उन्होंने कैसे किया, उनका जीवन साथी सही है या गलत, ये लिखेंगे तो नहीं वो? नहीं, बिल्कुल मत लिखना, घर में युद्ध हो जाएगा। लेकिन हिम्मत करके थोड़ा बहुत तो लिखा ही जा सकता है। हाँ, कि अपने जीवन साथी में क्या सोचा था और क्या निकला। ठीक है मंदाकिनी जी, हम उनके जीवन साथी को बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उन्हें बुराई लिखी थी। चलिए, तो अब एक गीत सुन लिया जाए। प्लीज, बिल्कुल जरूरी है। गीत के बिना तो जीवन अधूरा लगता है। बिल्कुल। तो सुन। हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? पैसा, पद, ताकत, क्या आपको बड़ा लगता है? आपने असली ऑप्शन तो दिया ही नहीं विधि, दयालुता। अच्छा, ये बात भी सही है। दयालुता सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें आप दो लोगों के साथ में अपना प्यार साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, दो ही क्यों, हजारों लाखों लोगों के साथ आप अपना प्यार, अपनी भावना, अपनी करुणा जो है बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद, आपकी एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान जो होती है ना, वो किसी का भी जो है दिन बदल सकती है, किसी का भी जीवन बदल सकती है, किसी के विचार, किसी की सोच बदल सकती है ना? बिल्कुल सही बात है। और आज का दिन तो कितना अशुभ है ना। आज 13 नवंबर है। 1998 को पहली बार इसी विश्व दयालुता दिवस को मनाया गया था। और भारत तो पहले से ही दयालु था, हालांकि हम तो दया और करुणा में ही जी रहे थे। और उसके बाद 2009 से हम भी विश्व दयालुता दिवस को मनाने लगे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दयालुता वो भाषा है जिसे कोई भी सुन सकता है, यानी जिसे सुनाई नहीं देता वो भी सुन सकता है, जिसे दिखाई नहीं देता वो भी देख सकता है। और सोचिए जरा कि अगर इंसान हर रोज सिर्फ एक अच्छे काम का संकल्प ले ले तो दुनिया कितनी खूबसूरत बन सकती है। सच्ची। और दयालुता का कितना सीधा सा मतलब है ना, दया याद, है ना? उल्टा ही हो जाता है। किसी को याद करके, दयालुता करके उससे दिल से जुड़ जाना। कभी किसी को पानी पिला दो, या कभी किसी की गलती माफ कर दो, या कभी किसी का हौसला बढ़ा दो, जैसे आप मेरा बढ़ाती रहती है। जैसे आज आप मुझे खाना खिलाकर मेरा हौसला बढ़ा रही है ना, वरना तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपने कहा इस कार्यक्रम के बाद आप मुझसे टिफिन शेयर करेंगी, तो कितनी बड़ी दयालुता आपने दिखाई मुझे। आप में अभी से ताकत आ गई। ये होती है दयालुता, सच्ची बात। देखिए, बिना खाए ही मुझ में ताकत आ गई। बिल्कुल सही बात है। तो दयालुता करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं मंदाकिनी जी। जैसे हम किसी से मुस्कुरा के बात कर ले। मैंने एक दिन देखा कि एक लड़की मेरे सामने से आ रही थी, मुझे नहीं जानती थी, उसने मुस्कुरा दिया
और सच मानिए कि लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद भी मेरे चेहरे पे मुस्कान थी और मैं खुद को देख के ही सोच रही थी ये क्या हो रहा है। हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा। ये बात मेरे साथ भी कई बार होती है कि आप बाजार जा रहे हैं, हाँ। आपने किसी को देखा और सामने वाले ने मुस्कुरा दिया तो खुद ब खुद आपके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ जाती है और लगता है कि वो बंदा या बंदी जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने मुस्कुराया। हाँ। तो मुस्कुराते हुए हम पता नहीं कितनी दूर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात, कितनी टेंशन दूर हो जाती है। हाँ। और एक और बात आती है मंदाकिनी जी, अगर हम किसी की बात बहुत ध्यान से सुन लें, ना टोकें, ना ज्ञान दें, ना सलाह दें, बस सुन लें, कभी कभी कहने की भी इच्छा होती है और सुनने वाला मिल जाए, ये भी बड़ी दयालुता है। लेकिन यहाँ पर मैं तो ज्ञान दूंगी। आपका अधिकार है। ये कि कबीरदास जी ने भी कहा था कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। यानी कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है ना? जहाँ लोभ है वहाँ महापाप है। जी बिल्कुल। और जहाँ क्रोध होता है वहाँ सर्वनाश हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता उस सर्वनाश को। और जहाँ क्षमा है वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। बिल्कुल सही बात, और आपका मतलब ही ईश्वर होता है, तो ख्याल रखिए इस बात का। और जब ईश्वर की बात करी तो अगर कोई बुजुर्ग रास्ता पार कर रहे हैं या जो देख नहीं सकते वो कर रहे हैं, और अगर हम हाथ पकड़ के उनको वो राह पार करा दें, इससे इतनी छोटा सा काम है 1 मिनट का, और कितनी बड़ी दयालुता हो जाती है उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। आप किसी की जिंदगी बचा देते हैं। आप देखिए कि धन्यवाद कह देते हैं हम किसी को, थैंक यू, है ना, या प्लीज। हाँ। ये कहने मात्र से जो है आपके काम हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी दयालुता बताऊं, क्षमा कर दो, माफ कर दो। इससे आप सामने वाले के प्रति भी दयावान हो गए और खुद के प्रति भी हम दयावान हो जाते हैं। हाँ, आप ना गिल्ट फील नहीं करते हैं कि मैंने उसे सजा दे दी, है ना। उस सजा के बाद जो गिल्ट फील होता है वो नहीं होता जब आप उसे क्षमा कर देते हैं। वैसे मंदाकिनी जी, ये तो बाहर की बात हो गई, घर में भी हमें दया दिखानी चाहिए। हाँ, दिखानी चाहिए हर जगह, बाहर नहीं, मतलब शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है या किसी का मन छोटा हो रहा है तो उसका हम साथ दे दें और घर के कामों में थोड़ा सा हाथ बढ़ा दें। और एक काम घर के लोग बिल्कुल नहीं करते, तारीफ करना। उसकी इच्छा रखना ही तो मुश्किल है ना। आपकी जो मुश्किलें पैदा वहीं से होती हैं जब कोई हमारी तारीफ नहीं करता, और हमें उसकी पिपासा होती है, उसकी प्यास होती है, उसकी चाह होती है कि हमारी तारीफ इसने नहीं की। तो इस बात से जब दूर होकर हम कोई काम करते हैं ना, तो तारीफ खुद ब खुद हो जाती है। हम गरीब बच्चों के लिए जिनके पास नहीं है भोजन, किताबें दे दें, कितना अच्छा हो जाएगा ये दयालुता करना। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें हम कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। अगर देखिए अभी पिछले दिनों जब कोरोना टाइम था, बहुत से लोगों ने ये काम किया, घर से भी खाना बनाकर। मेरी एक अध्यापिका थी जो मुझे कॉलेज में पढ़ाती थी, वो मुझे जब मिली तो उन्होंने बताया कि उनको कोरोना भी हो गया था बहुत बाद में। तो मैंने भी उन्हें कहा कि मैडम मुझे भी कोरोना हो गया था। तो वो बोली, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर पे टिफिन देने आ जाती। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मैडम आप इतनी बुजुर्ग हैं, कैसे आती? बोली मैं और मेरी बहन तो घर से रोज 50 टिफिन तैयार करके दे के आती थी। क्या बात है। तो मैं देखती रह गई, मेरी आंखों से आंसू झर झर बहने लग गए कि ये होते हैं शिक्षक, ये होते हैं और ये होते हैं दया करने वाले। जहाँ बड़े लेवल पर तो हुआ ही था ये काम, लेकिन अपने घर से बनाकर, खुद से बनाना, उतनी साफ सफाई करना, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रशंसा के, तो ये बहुत बड़ी दयालुता है। और ऐसों की तारीफ करने वाला भी छोटा हो जाता है, क्योंकि काम करने वाला इतना बड़ा होता है। इसमें विधि मैं एक नाम जरूर लूंगी, मदर टेरेसा का, है ना, ममता मई माँ, जो जिसे पूरी दुनिया जानती है। वो ममता और दयालुता की प्रतिमूर्ति थी और गरीबों बीमारों की सेवा करती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनका जो दयालु और जो प्रेम पूर्ण व्यवहार था वो उन्हें ममता का प्रतीक बना दिया। ममता मई माँ के रूप में उन्हें कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी जो है इस क्षेत्र में काम करे तो वो पूरे संसार को बदल के रख सकता है, प्रेरणा बन सकता है। बिल्कुल जी। और अभी दयालुता के लिए बात आई तो मैं जल्दी जल्दी कुछ जगह और लेना चाहती हूँ। जैसे पेड़ लगा दें तो दयालुता खुद के प्रति हो जाएगी, खुद की प्रकृति के प्रति हो जाएगी। पशु पक्षियों को दाना दे दें, अस्पताल और वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर दें, और सबसे बड़ी बात कचरा ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। ये बहुत बड़ी दया हो जाती है। और विचारों का कचरा भी नहीं फैलाएं। जो मानसिक पर्यावरण है उसे भी बचाकर रखना बहुत बड़ी दयालुता है आज के इस युग में तो। और इसके अलावा
अलावा जो है आप खुद के प्रति भी दयालु रहें। बहुत जरूरी है। और आपने मानसिक कचरे की बात करी, तो ऑनलाइन की दुनिया में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन की दुनिया में भी आप कोई भी टिप्पणी ऐसा ना करें कि कोई दूसरे को कुछ हमारे कारण तकलीफ हो, हर्ट हो, और अफवाहें न फैलाएं। हम अफवाहें फैला देते हैं, तुरंत होड़ रहती है कि वो समाचार मैं पहले दे दूं, और इस होड़ में कई बार हम जो है बहुत गलत वक्तव्य दे देते हैं, है ना। रोज एक दयालु काम का संकल्प कर सकती है। और संकल्प रोज क्यों करना है? आपने अगर अपने मन में ठान लिया है कि मुझे दयालु बनना है, तो फिर संकल्प भी छोटा हो जाता है। और मैंने इस सब को देखकर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे रिक्शा, उन्होंने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति भी जो है इस क्षेत्र में काम करे तो वो पूरे संसार को बदल के रख सकता है, प्रेरणा बन सकता है। बिल्कुल जी। और अभी दयालुता के लिए बात आई तो मैं जल्दी जल्दी कुछ जगह और लेना चाहती हूँ। जैसे पेड़ लगा दें तो दयालुता खुद के प्रति हो जाएगी, खुद की प्रकृति के प्रति हो जाएगी। पशु पक्षियों को दाना दे दें, अस्पताल और वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर दें, और सबसे बड़ी बात, कचरा ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी दया हो जाती है। और विचारों का कचरा भी नहीं फैलाएं। जो मानसिक पर्यावरण है उसे भी बचाकर रखना बहुत बड़ी दयालुता है आज के इस युग में तो। और इसके अलावा जो है आप खुद के प्रति भी दयालु रहें, बहुत जरूरी है। और आपने मानसिक कचरे की बात करी, तो ऑनलाइन की दुनिया में ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन की दुनिया में भी आप कोई भी टिप्पणी ऐसा ना करें कि कोई दूसरे को कुछ हमारे कारण तकलीफ हो, हर्ट हो, और अफवाहें न फैलाएं। हम अफवाहें फैला देते हैं, तुरंत होड़ रहती है कि वो समाचार मैं पहले दे दूं, और इस होड़ में कई बार हम जो है बहुत गलत वक्तव्य दे देते हैं, है ना। रोज एक दयालु काम का संकल्प कर सकती है। और संकल्प रोज क्यों करना है? आपने अगर अपने मन में ठान लिया है कि मुझे दयालु बनना है, तो फिर संकल्प भी छोटा हो जाता है। और मैंने इस सब को देखकर देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे रिक्शे वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, हमारे साथ में लोग हैं, घायल जानवर दिख गए हैं, है ना। तो इन सब जगहों पे हम थोड़ी सी दयालुता रख लें। कोई हमारे साथ में, तो उसको बस प्यार से हमें थोड़ी मदद करनी है, करना क्या है। और एक नए बच्चों से दोस्ती भी कर ले ना, जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनसे हम दोस्ती कर ले, ताकि वो अकेला महसूस नहीं करें। और जो वृद्धाश्रम की वृद्ध लोग हैं, अनाथालय के बच्चे हैं, वहां पर भी हम कभी कभी जाकर उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है पर दयालुता। मंदाकिनी जी, सोसाइटी में भी कई बार ना साथ बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, बगल में बैठ जाओ ना तो वो खुश हो जाते हैं। बस इतना सही तो करना है। तो चलिए दयालु काम करते हैं। मैंने तो सोचा एक डायरी बना लेती हूँ और उसमें रोज लिखती हूँ आज मैंने क्या अच्छा काम किया। शायद मेरे जाने के बाद कोई और पढ़े और वो प्रेरणा ले ले उस बात से। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छा कर रही है तो दुनिया आपको नोटिस करती है कि भाई विधि ने क्या क्या अच्छे काम किए थे, है ना। अच्छे काम कभी भुलाए नहीं जाते विधि। और सबसे बड़ी बात एक है कि हम अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, जानवरों का ध्यान रखें, जैसा कि आपने कहा जो पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखें। ये सभी काम जो है काइंडनेस यानी दयालुता के अंतर्गत आते हैं, करुणा के अंतर्गत ही आते हैं। जी, इसी के लिए हमारे श्रोता ने उत्तर भी दिया है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया जाता है और प्रेरणा की दी जाती है दूसरों के प्रति दया, करुणा और मदद की भावना के लिए, चाहे वह जानवर हो, इंसान हो या प्रकृति हो। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि दया, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर उसे उल्टा पढ़ा जाए तो याद हो जाता है ना। तो इसका जो है दयालुता का जो आंदोलन है वो होते रहना चाहिए। और लिखते हैं कि टोक्यो जापान में ये हुआ था, संगठन बना था और विश्व भर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सामूहिक निर्णय लेकर दुनिया में प्रेम और करुणा फैलाने के लिए एक विशेष वैश्विक करुणा दिन की घोषणा की। और गोस्वामी तुलसीदास भी कह गए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी श्रोता ने भी कहा है कि वो रोज संकल्प लेती हैं और करती हैं, कोशिश करती हैं कि हम अच्छा करें और अच्छा करने से उन्हें खुशी होती है और खुशी मुझे गाने सुनने से भी होती है। बिल्कुल। तो ये संकल्प हमने भी तो ले रखा है। आप अपना संकल्प पूरा कीजिए कि हर बात के बाद अपने सखियों को गाना सुनाएंगे। तो मजा ही और है। जैसे अभी हम मिलकर ये कार्यक्रम दे रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। सच बताऊं, सारे कार्यक्रम अकेले दे लेते हैं लेकिन सखी सहेली करने का आनंद ही अलग होता है क्योंकि हम साथ होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी देर के लिए टीचर बनती हूँ, ठीक है? बिल्कुल। आपकी शिक्षिका बनती हूँ क्योंकि अगला जो हमारा सेगमेंट है वो यही है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम कैसे करेंगे। बोर्ड की परीक्षा फिंगर ऑन द लिप्स। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है कि बोर्ड की परीक्षा तो अभी है नहीं, फिर आपने ये टॉपिक अभी क्यों लेना पसंद किया? मैं आपको एक शायरी सुनाती हूँ। इम्तिहानों के दौर ने बना दिया एक नायाब हीरा हमें। इम्तिहानों के दौर ने बना दिया एक नायाब हीरा हमें,
न खाते ठोकरें तो आज वजूद एक मामूली पत्थर सा होता। अब ये जो ठोकरें हैं ये लगती रहती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिनके घर पे 10वीं या 12वीं की परीक्षा नहीं होती वो यही प्रश्न पूछता है, लेकिन जिसके घर पे होती है उसे पता होता है कि परीक्षा का दौर दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हर रोज एक नई परीक्षा विद्यालय में हो रही होती है। प्रीलिम्स जिसे कहते हैं वो चल रहे होते हैं और बच्चे यहीं से तैयारी शुरू करते हैं। तो सोचा क्यों ना अभी से बात कर ली जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम 10वीं या 12वीं बच्चों की बात कर रहे हैं, क्लास के बच्चों की, लेकिन छोटे बच्चे भी जो हैं आए दिन पेपर देते हुए दिखते हैं हमें तो। जब देखो कहते हैं कि भाई आगे एग्जाम है, आगे एग्जाम है। यानी ये जो परीक्षा है वो हर वक्त बच्चों के जो है सिर पर सवार रहती है। अगर नहीं होगी तो पत्थर शंकर कैसे बनेगा? ये सबसे बड़ी तो बात है। जो तैयारियां हैं उसके लिए टीचर जी कुछ बता दूं मैं? बताइए। बिल्कुल बताइए। टीचर जी, मैं जब परीक्षा देने के लिए जाती हूँ 10वीं बोर्ड की तो या 12वीं बोर्ड की, तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ और निश्चित कर लेती हूँ मुझे कितने विषय पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, और जिन विषयों में मेरे को थोड़ी सी कमजोरी है उन विषयों पे या उन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ और उनको तैयार करके पहले ही रख देती हूँ। जैसे हमारी मम्मियाँ समोसा बनाने के पहले आलू तैयार करके रखती हैं, वैसे ही मैं मेरे विषय तैयार करके रख देती हूँ। जी, तो जब आपने मुझे टीचर जी कह ही दिया तो मुझे ये भी बताइए कि आप किन किन विषयों में कमजोर हैं और किन किन विषयों में होशियार हैं। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं गणित में बहुत अच्छी हूँ, पर रट्टाफिकेशन होता नहीं है, तो कई बार इतिहास में हम मात खा जाते हैं। जी, तो इतिहास की तैयारी आप जमकर करती हैं, गणित की तैयारी आप जमकर करती हैं। जी बिल्कुल, करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि लक्ष्य जो है वो रखना आवश्यक है। हाँ। जैसे आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। जी बिल्कुल सही कहा। और जब आपको इतना पढ़ना है, यानी आपने सोच लिया कि 6 से 8 घंटे में पढ़ूंगा, या 5 से 6 या 4 से 5, जितनी भी आपकी इच्छा है या आपकी जो ताकत है, इच्छा शक्ति है, तो लेकिन बीच में आप 40 से 45 मिनट तक का छोटा छोटा विश्राम भी लेते रहें, ताकि आप तरोताजा अपने आप को पाते रहें। बिल्कुल, केवल पढ़कर नहीं, लिखकर भी याद आपको करना होगा। दिमाग से बातें लंबे समय तक जो है आपको, आप ना पढ़ते हैं खाली कि मैंने पढ़ लिया, लेकिन लिख लिख कर जो याद करते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छा याद। पर आपको बताए, आलस तो लिखने में ही आता है। जब परीक्षा में लिखना पड़ता है, आपको पता है किस तरह से आंसर तैयार करने होते हैं बोर्ड के सामने घड़ी रखकर, है ना? बिल्कुल सही बात कही आपने, घड़ी रख के तैयारी करनी पड़ती है। और एक और बात है कि हम ना एक और प्रयास करते हैं कि एक मॉक टेस्ट जैसे होता है ना, मॉक परीक्षा, 3 घंटे का पेपर बना लिया और लिखने पढ़ने में लग गए। बिल्कुल। तो ये चीज आराम से कर लेते हैं। आपको पुराने प्रश्न पत्र जो है हल करने चाहिए, पिछले साल के 5 साल पुराने तो कम से कम कर लेने चाहिए। कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं वो 10-10 साल पुराने प्रश्न पत्र भी तैयार कर लेते थे। हमारे समय में हमें लगता था भाई ये कितना पढ़ लेती है ना, लेकिन हम ये नहीं देखते थे वो पूरे साल पढ़ती है, तब वो बोझ नहीं होती है पढ़ाई। बिल्कुल सही बात है। और वैसे पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर अभी भी देखा जाए ना, तो अभी भी 3 महीने हैं। हाँ। तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल। और एक और चीज है कि चार्ट, आजकल की जो परीक्षा होती है उसमें जो जांच की जाती है उसमें सामान्यतः आजकल क्या, पहले भी था, चार्ट जितने अच्छे बनाओ, जितना साफ सुथरा लिखो, इन चीजों का मायना भी होता है। डायग्राम अच्छे बना सकते थे, उसके नंबर मिलते थे। साइंस में तो खासतौर से अगर आपने अच्छा डायग्राम बनाया है तो आपको उसके फुल नंबर मिला करते थे। और आपको थोड़ा रोज ज्यादा मतलब पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहना चाहिए, बनस्पत एक दिन आप सबने पढ़ लिया कि एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़कर पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इसके बजाय आप रोज अपनी पढ़ाई करें। एक और आज के जमाने में समस्या है मंदाकिनी जी, वो है मोबाइल यंत्र जी। उन यंत्र जी से भी दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से दूरी बनाई नहीं जाती हमसे, क्योंकि हमें हर पल जैसे ही वो टिंग आवाज आती है और हमारा हाथ मोबाइल पे चला जाए। तो ऐसा कर सकते हैं ना, कमरे के बाहर मोबाइल रख दो और आराम से पढ़ाई करो। जब पढ़ाई हो जाए, रेस्ट करने के लिए आए, तब आप देख लो। हाँ, तो कमरे के बाहर क्यों रखना है, मोबाइल बंद करके अपने पास रख लीजिए ना, कहाँ भी किया जा सकता है। बिल्कुल बंद करिए और पढ़िए। अभी मुझे कल एक मेरी दोस्त मिली, उन्होंने बताया कि वो रात को मोबाइल बंद करके सो रही है और सुबह भी बच्चों के स्कूल जाने तक वो मोबाइल नहीं खोलती है, तो वो इतनी रिलैक्स हो गई है, इतनी शांत हो गई है। बोल रही थी मैं और लंबा इसको करना चाहती हूँ, कह रही थी। बहुत बढ़िया बात है, उपवास कर रही हैं वो तो। अच्छा मंदाकिनी जी, अपना एक हाथ सीधा कीजिए, आगे कीजिए, ये और इस हाथ को पीठ के पास ले जाइए और अपनी पीठ ठोक लीजिए।
क्योंकि कभी कभी शाबाशी देना बहुत जरूरी खुद को। जी बिल्कुल, खुद मुझे को लगा आप शाबाशी। प्रतिज्ञा करवा रही है मुझसे कुछ। नहीं, मैं आपका मोबाइल नहीं छुड़वाऊंगी, आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद को जो है प्रेरित रखने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को भी हम शाबाशी दे सकते हैं, बजाय कि हमारी मम्मी हमें शाबाशी देगी या पापा देंगे या हमारे टीचर देंगे। हम खुद को शाबाशी दे लें और हाँ, पर्याप्त नींद ले लें। आप 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त पता है क्या है, हमें एक विराम लेना बहुत जरूरी है। आप प्लीज ले लीजिए, विराम आवश्यक है। तो इस अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित हैं और सभी सखियों और सखाओं का स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप हमसे बात कर रही थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी की। बिल्कुल, और बात चल रही थी कि पर्याप्त नींद लें, है ना? नींद लेना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों को लगता है रात रात भर पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन मैंने कुछ लिखा था कभी कि जिंदगी की इन राहों में हर शख्स कुछ खुशियां और कुछ गम दे जाता है, कुछ यूं ही चलता रहता है। इम्तिहानों का दौर जिंदगी में और हर इम्तिहान एक नया सबक दे जाता है। ये हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। नहीं जी, ये लेख तो हमारा था, हम श्रोताओं के नाम कर देते हैं। क्या बात है, तो हम आपकी पीठ ठोकते हैं क्योंकि आपने कहा कि प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सुंदर बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और हम कह रहे थे कि पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बिल्कुल, फल है, दूध है, हल्का खाना, क्योंकि बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। नहीं मामा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे वो खाना है। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, बेटा खा लो, बिटिया खा लो, कहते कहते उनका पूरा दिन खत्म हो जाता है। माँ का तो बुरा हाल हो जाता है परीक्षा के इस दौर में। उसकी 10वीं की परीक्षा बच्चों की नहीं, माँ की होती है। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चे समय समय पर समझें इस बात को, योग करें, टहलें, ध्यान करें, खुद पर विश्वास करें और परीक्षा को डर नहीं समझे, एक अवसर समझे और कंपटीशन खुद से ही रखें। किसी और के नंबर ज्यादा आ जाएंगे ऐसा सोचने के बजाय खुद पर विश्वास रखें। दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल, कंपटीशन स्कूल में नहीं, एक शहर में नहीं, एक देश में नहीं, बहुत बड़ी है दुनिया। बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर आप सोचेंगे तो पता नहीं कैसे कैसे बच्चे क्या क्या अद्भुत काम कर रहे हैं। तो कब क्या बदल जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए खुद से लड़ो, खुद से जीतो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा के दिन ना बहुत शांत रहना जरूरी है। पहले आसान प्रश्न करो, फिर कठिन प्रश्न करो और सब कुछ 2-3 बार कॉपी जरूर चेक करो और उसके बाद ही वहां से बाहर निकलो। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार पता है क्या होता है, बाहर आने पर पता चलता अरे ये गलती कर दी, हम ये गलती कर आए, और अब सिर पीटने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप अच्छे से देख के आए, कॉपी चेक करें। आपको कॉपी चाहिए तो लीजिए, अच्छे से लिखिए और सबसे बड़ी बात है कि चिंता मुक्त होकर लिखिए। बिल्कुल सही बात। आपको पूरा टाइम मिलता है, अपनी स्पीड को आपको पहले से बढ़ा के रखना। ये नहीं कि बात बात पर आप पेन हटाएं, अपना हाथ झटक रहे हैं, उंगली झटक रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो आपने राइटिंग प्रैक्टिस की बात करी थी, मतलब लिख के देखने की बात करी थी, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो शुरू से आपको करना चाहिए ताकि आपका जो है ये अभ्यास बना रहे। और माता पिता की भूमिका तो हम कह ही रहे हैं कि उन्हीं की भूमिका इतनी बड़ी है, उनके बारे में तो हम क्या कहें, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्स हैं वो माता पिता के एग्जाम्स हो जाते हैं। और वो बेचारे जब तक रिजल्ट नहीं आता, बच्चा कुछ बन नहीं जाता, उनकी सांस वहीं अटकी रहती है। बिल्कुल, मैंने तो कई बार ऐसा सुना है, हमारे मित्रगण कहते रहते हैं कि भैया बस बच्चे कुछ बन जाए, उसके बाद भगवान को उठाना है तो उठा ले, लेकिन तब तक जरूर हमें जिंदा रखे। सच में वो गंगा नहाने वाली बात हो जाती है उनके लिए कि बच्चे कुछ बन जाएं, बच्चे कुछ बन जाएं। और ऐसे में बच्चे जब उनका विश्वास तोड़ देते हैं, मन तोड़ देते हैं, आशा तोड़ देते हैं, तो माता पिता पहले ही आधे टूट जाते हैं। तो अब बात होती है शिक्षकों की, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है ऐसे उस पर। और इस बीच में ये भी बताना चाहूंगी डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जो बच्चों के बारे में इतना सोचते थे, इतनी बात ही वो क्लास में जा जाकर बताते थे कि उनके बारे में अगर बोलने चले तो हमारी उम्र कम हो जाए। वो जब राष्ट्रपति बने थे उससे तब से लेके उसके बाद तक वो बच्चों से ही मिलते थे। तो उन्होंने भी छात्रों को ये संदेश दिया था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले खुद को जलाएं, सूरज की तरह खुद जलें, तब आप सूरज बन सकते हैं। जल जल कर तप तप कर ही सोना कनक बनता है और सुंदर बनता है। और वो कहते थे कि कड़ी मेहनत की जो महानता है वो महान हासिल करने का एकमात्र रास्ता क्या है, कड़ी मेहनत। तभी आप महान बच्चे कहला सकते हैं। और टीचर्स के बारे में भी वो ये कहते थे कि आप वो सीढ़ी हैं जिस पर चढ़कर बच्चे ऊपर पहुंचते हैं, तो सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर सीढ़ी कमजोर होगी तो बच्चों का क्या होगा। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी, यह विषय बहुत अच्छा है क्योंकि जनवरी फरवरी में बच्चों के बोर्ड एग्जाम होंगे। देखिए मेरे से सहमत है वो भी। और जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे तब मैंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो मेरे लिए इजी था उसको मैंने धीरे धीरे पढ़ा था। और जो सब्जेक्ट आप इजी लगते हैं सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा पढ़ के और उसकी उस बात के लिए छोड़ दीजिए, फिर कठिन विषय ले लीजिए। और माता पिता के लिए वो लिखते हैं कि ना
खुद भी फ्रेश रहें, तनाव मुक्त रहें और बच्चों को भी तनाव मुक्त रखें। हाँ। बच्चों से एकदम आराम से जैसा दिल करे वैसा बिहेव करें और नॉर्मल तरीके से रहें, प्रेशर ना डालें, स्ट्रेस ना डालें और कंपटीशन में कोई जरूरत नहीं है तनाव लेने के लिए, शांति सुकून से रहो। बिल्कुल, ये बात सही है। कई बार माता पिता क्या करते हैं, खुद भी तनाव में रहते हैं, बच्चों को भी तनाव में लिया। पैनिक होना बोलते ये तो हम माता पिता से भी प्रार्थना करेंगे कि कृपया ऐसे समय में बच्चों को तनाव नहीं दें कि तुम पढ़ लो, तुमने क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये प्रश्न हल किया कि नहीं किया। तो बच्चा आधा डिस्टर्ब हो जाता है आपकी इन बातों से। उस पर विश्वास रखिए। बच्चा खुद की पीठ थपथपा रहा है, थोड़े माता पिता भी पीठ थपथपाते रहें तो हौसला बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हौसला बढ़ेगा हमारा एक गीत से। बिल्कुल। तो देखिए कितना सुंदर गीत था कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, है ना? रुकना तो है ही नहीं जी। एक श्रोता लिखती है कि बोर्ड की परीक्षा शुरू करने से पहले ही विस्तृत टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जैसे कि पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें, छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में बांटकर पढ़ें, जो विषय या अध्याय ज्यादा स्कोरिंग और बार बार पूछा जाता है उससे पहले पढ़ें, प्राथमिकता दें और महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के संक्षिप्त नोट तैयार कर लें, फ्लो चार्ट बनाएं जिन्हें बाद में आप दोहरा सकें और नियमित रूप से पढ़े गए विषयों को दोहराते रहें, खासकर परीक्षा से ठीक पहले। लगता है हमारी श्रोता जो है वो अच्छी शिक्षिका हैं, तो उनको हम थैंक यू बोलते हैं। और एक बात बस कहना चाहती हूँ कि बोर्ड परीक्षा है, कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चुपचाप से तैयारी करिए दिल लगा के, माता पिता साथ देते जाएं, गुरुजन साथ देते जाएं और हम सबकी शुभकामनाएं लेते जाएं। बिल्कुल। और जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म हो जाए आप पर्यटन के लिए निकल जाएं, जैसे कि हम निकलने वाले हैं जबलपुर। हाँ, क्या सुंदर शहर है ना जबलपुर। वैसे ये भारत के मध्य का यानी मध्य प्रदेश का मध्य का भाग है, मतलब हार्ट के अंदर छोटा सा हार्ट, वो हो गया क्या हमारा जबलपुर। बिल्कुल नर्मदा किनारे बसा हुआ ये शहर है और प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत उपहार है। मंदाकिनी जी, जबलपुर ना शहर नहीं है, ये एक अनुभव है। क्या इतिहास की क्या सुंदर गाथाएं हैं, प्रकृति की सुंदरता है, नर्मदा माँ की मधुर धारा है और बहुत सुंदर कहानी है। बिल्कुल सही कहा, तीनों मिलकर बुनती हैं एक कहानी, है ना? और नर्मदा को पाप हरिणी देवी कहा गया है। कहते हैं कि गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है वो केवल नर्मदा दर्शन मात्र से मिल जाता है। तो एकमात्र पूर्व से पश्चिम बहने वाली मध्य भारतीय नदी नर्मदा नदी जो जबलपुर से होकर बहती है, भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। और इसे जीवित देवी माना जाता है और जबलपुर को इसका सबसे पवित्र पड़ाव भी समझा जाता है। आपने धारा के बारे में तो बता दिया, पर उस धारा से जो निकलता है उसे कहते हैं भेड़ा घाट। क्या संगमरमर की वादियां हैं भेड़ा घाट में। सबसे प्रसिद्ध स्थल है ये पर्यटन का। यहाँ सुंदर नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची ऊंची सफेद चट्टानों के बीच में से ओके इतनी सुंदर बह रही है। थोड़ा सा एक बार आप आंख बंद करके सोचिए कि सूर्य की किरणें जब संगमरमर की सफेद चट्टानों पर गिरती होंगी तो लगता होगा मानो पूरी नर्मदा सोने से नहा गई है। बिल्कुल। और कितना दृश्य कितना अद्भुत होता है, मैंने स्वयं ने इसे देखा है। और बिल्कुल रात में जब आप नौका विहार के लिए निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चांदी बिखर गई है। धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट की नौका यात्रा और शरद पूर्णिमा की रात, ये संगम ये अद्भुत हो जाता है। कितना खूबसूरत वर्णन किया है तुमने, क्योंकि तुम वहां जाकर आई हो और तुमने देखा है तो तुमने उसको महसूस भी कर लिया है। और देखिए संगमरमर की जो घाटियां हैं वो वास्तव में बदलती है रंग। अच्छा। भेड़ाघाट की जो संगमरमर की चट्टानें हैं सूरज की किरणों और चांदनी में अपना रंग बदलती सी दिखाई देती हैं। हाँ। हमें लगता है अरे अभी तो इसका रंग ये था और अभी अचानक ये बदल क्यों गई। हाँ। दिन में ये सफेद या हल्की गुलाबी दिखती हैं और चांदनी रात में नीली या चांदी जैसी झिलमिलाती हैं। वैसे मंदाकिनी जी बताऊं, ये भ्रम नहीं है, ये संगमरमर में जो मौजूद खनिज है ना उनके कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल सही कहा। और वहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात। किलोमीटर दूर से ये आवाज सुनाई दे जाती है और नर्मदा नदी एक ऊंचाई से गिरती है और बताती है कि हम में इतनी ताकत है। और सफेद धुएं जैसा जो दृश्य बन जाता है, इसलिए इसे कहते हैं धुआंधार। थोड़ा सा बुंदेली टच यहाँ पे आ जाता है धुआंधार कहने में। और मानसून के समय तो ये बहुत अद्भुत हो जाता है ये नजारा। और रोपवे की यात्रा भी वहां पर है, तो और देखते हैं, ऐसा लगता है कि नर्मदा पूरी ताकत से गिर रही है और उसकी बूंदें पानी
की जो बूंदें हैं वो हवा के साथ उड़कर एक धुएं जैसा नजारा बना रही हैं। आप सोचकर भी मंत्रमुग्ध हो रही होंगी और मैं देख कर हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं वहीं खड़ी हूँ। यानी कि तुमने जो धुआंधार बात कही है ना तरीके से, वहाँ धुआं भी है और धार भी है ना जी। एक बार आप मेरे साथ जरूर चलिएगा। बिल्कुल जी। अब चलते हैं मदन महल की ओर। हाँ चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि ये इतिहास की गवाही देता है जी। और इतिहास प्रेमियों के लिए जबलपुर किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का जो प्राचीन किला है गोंड शासक राजा मदन सिंह द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये एक ऊंची पहाड़ी पर है जहाँ से पूरे शहर अद्भुत हो जाता है ये नजारा। और रोपवे की यात्रा भी वहां पर है, तो और देखते हैं। ऐसा लगता है कि नर्मदा पूरी ताकत से गिर रही है और उसकी बूंदें पानी की जो बूंदें हैं वो हवा के साथ उड़कर एक धुएं जैसा नजारा बना रही हैं। आप सोचकर भी मंत्रमुग्ध हो रही होंगी और मैं देख कर हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं वहीं खड़ी हूँ। यानी कि तुमने जो धुआंधार बात कही है ना तरीके से, वहाँ धुआं भी है और धार भी है ना जी। एक बार आप मेरे साथ जरूर चलिएगा। बिल्कुल जी। अब चलते हैं मदन महल की ओर। हाँ चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि ये इतिहास की गवाही देता है जी। और इतिहास प्रेमियों के लिए जबलपुर किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का जो प्राचीन किला है गोंड शासक राजा मदन सिंह द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये एक ऊंची पहाड़ी पर है जहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। जी जी। साथ ही इस किले से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं और रहस्यमयी कहानियां भी जो है हमें आकर्षित कर जाती हैं। अच्छा, वहाँ एक और रोचक चीज है मंदाकिनी जी। आप जब वहां से निकलते हैं जबलपुर मेडिकल के आगे और जाते हैं तो वहां पर रास्ते में ना आपको एक चट्टान दिखाई देगी जो बहुत छोटी सी नोक पर एक दूसरी चट्टान के ऊपर खड़ी है। ठीक है। इसे बैलेंसिंग का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। जी जी। साथ ही इस किले से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं और रहस्यमयी कहानियां भी जो है हमें आकर्षित कर जाती हैं। अच्छा, वहाँ एक और रोचक चीज है मंदाकिनी जी। आप जब वहां से निकलते हैं जबलपुर मेडिकल के आगे और जाते हैं तो वहां पर रास्ते में ना आपको एक चट्टान दिखाई देगी जो बहुत छोटी सी नोक पर एक दूसरी चट्टान के ऊपर खड़ी है। ठीक है। इसे बैलेंसिंग रॉक कहते हैं। और 1997 में यानी कि 1997 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और कई तूफान आके चले गए। ये चट्टान हिलती नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि क्षरण के कारण, जो प्राकृतिक क्षरण होता है उसके कारण वो बनी है और आज भी भूगर्भीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और टिकी हुई है अपने स्थान पे। मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है, पॉइंट पे खड़ी है वो। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है जी। और एक अनोखी रचना के रूप में ये वहाँ खड़ी है। लोग जब भी आते हैं, जैसा कि तुमने भी उसे देखा है और पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण जगह होगी। और वहाँ एक रानी दुर्गावती का संग्रहालय भी है जिसे देखने के लिए लोग दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि ये संग्रहालय जो है वहाँ की यानी जबलपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ गोंड राजवंश की जो वीरांगना रानी दुर्गावती थी उनसे जुड़ी वस्तुएं हैं, शिलालेख हैं, मूर्तियां हैं और पुरातात्विक अवशेष भी रखे गए हैं। और ये प्रेरणादायक और ज्ञानदायक हो जाता है। यहाँ पर एक संग्राम सागर झील है जो बहुत शांत वातावरण बनाती है और उससे ज्यादा सुंदर स्थान मिलता है 64 योगिनी मंदिर। भारत के 4 दुर्लभ योगिनी मंदिरों में से एक है। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर ये मंदिर है और यहाँ 64 देवी शक्तियों की मूर्तियां स्थापित हैं, सब अलग अलग रूप में हैं। और वास्तुकला के लिए तो ये बहुत मान्य है। अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं वहां पर जाकर कर सकते हैं। और कहते हैं कि इसके बीच में जो शिव मंदिर है ना उसकी गोलाकार संरचना है और कहते हैं ये तो बहुत पहले यानी ताजमहल से भी पहले बन गया था। बहुत पुरातन मंदिर ऐसा कहा जाता है। ये जो कलाकृति है ताजमहल से भी पहले बन गई। जी 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 बिल्कुल। और तिलवाड़ा घाट भी है जो गांधी जी से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। तिलवाड़ा घाट पर ही महात्मा गांधी की अस्थियां जो है वो विसर्जित की गई थी और ये स्थान राष्ट्रीय एकता और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ पर बरगी बांध, केवल एक बरगी बांध भी है जो केवल जलाशय नहीं माना जाता। वहां से नर्मदा नदी पर क्रूज सेवा चलती है जो मध्य भारत की कुछ गिनी चुनी नौका यात्राओं में से एक मानी जाती है। और यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़ी टरबाइन लगी है, बहुत सारी टरबाइन लगी हैं। ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है और पूरे मध्य प्रदेश को बिजली पहुंच जाती है। अरे वाह जी। और जबलपुर जो है वो वन्य जीवों का प्रवेश द्वार भी है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा और बांधवगढ़, इसलिए टाइगर रूट का गेटवे भी कहते हैं इसे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जबलपुर के आसपास जो है छिपे प्राचीन गुफाएं और शिलालेख भी हैं। तो जबलपुर जिले में भेड़ाघाट और बरगी क्षेत्र के पास कई प्राचीन गुफाएं मिलती हैं जिनमें मानव सभ्यता के प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं। और इसके अलावा इन चित्रों में शिकार, पशु और जीवन के दृश्य भी दर्शाए गए हैं जो बताते हैं कि जबलपुर का जो क्षेत्र है वो हजारों वर्ष पुराने सभ्यता का साक्षी है। जी। सिवनी और जबलपुर के संगम पे रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं ये मुगल ने जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर युद्ध हुआ
हुआ और वहां पर उनकी स्मारक शिला भी है। और इसके साथ में जबलपुर के कई सारे नाम हैं और इसका नाम एक नाम हिरण्य नगर भी था, यानी स्वर्णिम नगरी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी भी रहा है जबलपुर। कम ही लोग जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में जबलपुर ब्रिटिश प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से मध्य भारत के बड़े हिस्सों का शासन संचालित होता था और इसी कारण यहाँ कई पुराने अंग्रेजी भवन है, चर्च है, औपनिवेशिक स्थापत्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। भेड़ा घाट के पास में भंवर कुआं है और अगर इसकी गहराई नापते हैं तो लोग कहते हैं कभी सूखता ही नहीं है और इसकी गहराई को भी ठीक ठाक नापा नहीं जा सका आज तक। सबसे बड़ी बात यह है जी। और देखा जाए तो फिल्म शूटिंग का भी वो एक प्रिय स्थल है। जी, राज कपूर जी से लेकर अभी तक कई सारी फिल्में बनी हैं। बिल्कुल, जो मोहनजोदारो की बात करें, आशिकी 2 की बात करें, राजनीति की बात करें, तू है मेरा रविवार, अशोका जैसी कितनी सारी फिल्मों की जो है शूटिंग जबलपुर के आसपास हुई है। जबलपुर ने कई सारे साहित्यकार दिए हैं, जैसे श्री कवि हरिशंकर परसाई जी, नाट्यकर्मी मुल्कराज आनंद जी, ये सभी वहां से आए हैं और नर्मदा उत्सव ये सब मनाया जाता है। और यहाँ की जो घाटियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि इटली के केराला क्षेत्र में है और एक भारत के जबलपुर में है। 2 ही जगह पे ऐसी घाटियां हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप कुछ कह रही थी मंदाकिनी जी? बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी, मैं तो तुम्हें देख रही थी कि तुम कितने उत्साह से जबलपुर की सैर करवा रही हो, तो मैं खो गई तुम्हारी बातों में। स्वतंत्रता आंदोलन की लहर सबसे पहले यहीं से उठी थी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर ने एक अहम भूमिका निभाई थी और यहाँ के सैनिकों और स्थानीय जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जबलपुर की छावनी ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोही केंद्र बनी थी और आज भी रानी दुर्गावती स्मारक और मदन महल इस बलिदान की हमें याद दिलाते हैं। जी, यहाँ पर भवानी घाट भी है जहाँ पानी नीचे जाता नहीं है, जो कुछ फेंको सब ऊपर आ जाता है। हाँ। और यहाँ की मिट्टी में खनिज और संगमरमर का वैसे है ही अपार व्यवस्था है इस चीज की। और बोट क्रूज और सनसेट पॉइंट भी यहाँ पर है। और आप कह रही थी जबलपुर से आपके लिए शिवलिंग आए थे, वो कुछ कहेंगे उसके बारे में? नर्मदा नदी के पास में जो शिवलिंग है उसके बिल्कुल, उसकी विशेषता ये है विधि कि इसके पत्थर स्वतः शिवलिंग के आकार में बन जाते हैं और इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जी, और एक और बड़ी रोचक जानकारी दूं। हाँ, यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है कि जो जबलपुर है भौगोलिक स्थान नहीं है, कथा है, संस्कृति है, रहस्य है, हर घाटी हर लहर के पीछे एक कहानी है और जो एक बार जबलपुर आ जाता है यहाँ के स्वाद में भी बह जाता है। बिल्कुल, और ये गीत गुनगुनाता है कौन सा? सन सन नन ये भी तो वहीं फिल्माया गया था। बिल्कुल जी। तो प्यारे सजन की जो है आरजू बहुत लोगों को होती है। अभी करीना भी कह रही थी जा जा ढूंढे पवन मेरा प्यारा सजन। तभी मैंने कहा कि प्यारे सजना की जो है जरूरत या खोज जो है सभी लड़कियों को होती है और पुरुषों को भी होती है प्यारी सजनी की खोज, यानी जीवन साथी की। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी कहा गया है सहधर्मचारिणी पत्नी सहधर्मम सहश्रुतम सह कामम सह मोकम च पश्य धर्म विदो जना, यानी धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए पत्नी पति एक दूसरे के साथी होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज खास तौर से जीवन साथी का जब हम चुनाव करते हैं तो भारत एक देश नहीं बल्कि कहते हैं जीवंत संस्कृति है जहाँ रिश्तों को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संस्कारों से जोड़ा जाता है। और भारतीय समाज की अगर बात करें तो विवाह को जीवन का एक पवित्र संस्कार भी माना जाता है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। बिल्कुल, 2 आत्मा 2 परिवार 2 जीवन दृष्टियों का सुंदर संगम होता है। इसलिए जीवन साथी का चयन केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होना चाहिए बल्कि परिवार की जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी भी होती है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है इस पे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं जीवन साथी का चुनाव केवल प्यार या आकर्षण पर नहीं बल्कि समझ, सहयोग और साझा मूल्यों पर भी आधारित होना चाहिए। एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जो जीवन की खुशियों और गमों में साथ दे सके, जिसके साथ बातचीत आसान लगे और वो आपके सपनों को समझ सके। बिल्कुल सही कहा। और एक कहते हैं हमारे सखा कहते हैं मुझे कुछ कहना है कि जीवन साथी का चुनाव बहुत ही मार्मिक और गंभीर विषय है, लेकिन मेरे हिसाब से जीवन साथी चुनने के समय आपको क्या देखना चाहिए? ये देखना चाहिए कि वो आपके साथ, आपकी सोच के साथ कितना मेल खा रहा है, आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, आपके बारे में कितना सोच रहा है, आपकी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है, आपकी बातों को कितना समझेगा, अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, आपका साथ कितना देगा। आपका जीवन साथी चुनते वक्त आपको ये गुण तो उनका देखना ही चाहिए, तभी जाकर आपका भविष्य सुंदर होगा। मंदाकिनी जी, मैंने एक पढ़ा था एक जगह कहीं कि विवाह वो व्यवस्था है जिसमें 2 जन मिलकर उन समस्याओं का समाधान करते जो समस्याएं जीवन में थी
थी ही नहीं। पर हमारी श्रोता लिखती है एक बहुत प्यारी कविता कि जब हारने लगूं खुद से ही तो मुझे संभाल लेना, जब हिम्मत साथ छोड़ने लगे तो मेरा हाथ थाम लेना, हर अंधेरे में साथ चलना, हर मुसीबत में ढाल बनकर रहना, ए मेरे जीवन साथी हर हाल में मेरे साथ रहना, मेरे श्रृंगार का आधार तुझसे ही, इसे तू बखूबी समझना, मेरे होठों की मुस्कुराहट बन, मेरे जीवन में खुशियां तू भरना, मांग की सिंदूर में सदा चमकते रहना, चूड़ियों की खनखनाहट में स्वर तू भरना, मेरे होठों पर बात आने से पहले ही दिल की भावनाओं को तू समझ लेना, मेरे गुस्से और नाराजगी पर तू अपने प्यारों की फुहार और बारिश करना है मेरे जीवन साथी, 7 जन्मों तक तू बस मेरा रहना। बहुत खूब, बहुत खूब। काश ऐसा साथी मिल पाए। हाँ सही बात है। वैसे तो मेरा मानना है मंदाकिनी जी, जो इस जन्म में साथी मिला है वो 7 जन्म तक होना चाहिए, क्योंकि इस बार उसे सुधार लिया है, अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है, अब बार बार कौन करेगा। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन साथी का चुनाव पहले के जमाने में माता पिता हमारे लिए रिश्ता तय करके लाते थे, वो वर कन्या दोनों को मंजूर होता था, शादी से पहले एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं दिखाया जाता था, मुलाकात भी नहीं होती थी, फिर भी वो रिश्ता मंजूर और मजबूत टिकाऊ होता था। आज के इस युग में सब कुछ इसके विपरीत है, एक दूसरे को देखे मिलने के बाद ही रिश्ते टिकाऊ बना रहने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सभी के किस्से में ऐसा नहीं होता, पर एक दूसरे के बीच मतभेद या मनभेद तो होता है, ये टिकाऊ नहीं बना रहता है, ये निश्चित है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि 50 साल पहले और मुझे लगता है आज भी जीवन साथी का चुनाव यानी अंधेरे में लगाई छलांग, हाँ। और जो सीधी पड़ गई तो ठीक, नसीब अपना है, भगवान की मर्जी है। लेकिन क्योंकि दुनिया में दिखाने का रंग अलग होता है, असली रंग अलग, ये बात भी वो सही कहते हैं। लेकिन बुजुर्गों की सलाह मशवरा, उनके अनुभव, उनसे या सामने वाले से फोन पे बराबर बात कर लेना, विवाह के पहले मिल लेना, ये सारी चीजें शायद उस अच्छे अनुरूप जीवन साथी के मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाला, संभाल कर चलने वाला मिल जाए तो और क्या बात। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई जीवन साथी का चुनाव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है, क्योंकि निर्णय हमारे पूरे जीवन की दिशा और सुख शांति को प्रभावित करता है। तो आपको उसके स्वभाव और विचारों की समानता देखनी होगी, सम्मान और विश्वास उस पर करना होगा, परिवार का दृष्टिकोण देखना होगा, गलत फहमियों से बचाव करना होगा, आधुनिक दृष्टिकोण, क्योंकि आज के समय में जो है दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं कि नहीं, ये जानना होगा। और निष्कर्ष ये निकालना होगा कि जीवन साथी का सही चुनाव केवल दिल से नहीं बल्कि समझदारी और परिपक्वता से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी सिर्फ जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का सहयात्री। तो मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि माता पिता की भूमिका का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, आधुनिकता का ध्यान रखो, पुराना ध्यान रखो, अच्छा पति चुनो। ये गाना भी उनको सुना देते हैं। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं जी। वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि और बातचीत करें, और अब मुझे टिफिन भी तो खाना है ना। हाँ बिल्कुल, वो टिफिन आपका इंतजार कर रहा है, मेरी दयालुता आपका इंतजार कर रही है। अब मुझे आपकी दयालुता देखनी है, जो आपने कार्यक्रम में बोली थी वो अब पता चलेगी मुझे 4 बजे। तो अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। मंदाकिनी जोशी और विधि जैन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक जी।